हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं और जिसमें अपना साइंस वाला पोर्शन चल रहा है और साइंस में भी आज हम इसकी 8वीं इकाई अर्थात यूनिट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट की हमें ये कमेंट प्राप्त हो रही थी कि सर ये बताइए कि AMU का 11th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके कक्षा 11वीं के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो कब होने की उसकी संभावना है स्टूडेंट। देखिए, मैंने एक बार आपको फिर से एक पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि देखिए 27 जुलाई में AMU की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि AMU जितना भी आपके एग्ज़ाम कराती है, जैसे आप समझें AMU में ऐसा नहीं स्टूडेंट क्या 11th क्लास का एग्जाम होगा, उसमें 6 के लिए भी एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप उसमें ऐसे जो 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे जो ना 12th पास किया है वो BA BSc या BCom पसंद आ रही उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से PhD करना चाहते हैं वहाँ से। तो यानी कुल मिलाकर के ऐसे ये जो एग्ज़ाम है लगभग 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम AMU कराता है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगा आप लोगों को। अब ये 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम होने के लिए स्टूडेंट ये ऐसा तो नहीं कि सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाएंगे, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उस नोटिस में जो आपको 27 तारीख में AMU की वेबसाइट पर डाला गया था उसकी मैं बता रहा हूँ क्या जानकारी थी। उसमें ये दिया गया था स्टूडेंट कि ये जितने भी एडमिशन आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे जिनके कोर्सों को मैं बता रहा था आप लोगों को, तो इनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है, ठीक है, वो सितंबर के अंत तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यानी मेरी बात ध्यान से समझिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये जितने एग्जाम होने हैं 11th क्लास का, 9th क्लास का, 6th क्लास का, MA MSc BA BSc या PhD वाले, ठीक है, इनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे सितंबर से पहले। ठीक है, और सितंबर के अंत तक जिन छात्रों का चयन हो जाएगा, अर्थात जो छात्र सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, एंट्रेंस को क्रॉस कर जाएंगे, उनके एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी। अक्टूबर से नया सेशन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको साफ पता चला होगा जब सितंबर के अंत में एडमिशन प्रक्रिया सभी डिपार्टमेंट की बंद हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम तो पहले होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एडमिशन तो उन्हीं छात्रों का होगा जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात का। तो ऐसे में देखिए स्टूडेंट, अनुमान ये लगा जा रहा है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है स्टूडेंट, ठीक है, या तो अगस्त के लास्ट में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगला अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जो छात्र AMU की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम होने की जो संभावना है, मैं निश्चित नहीं बता रहा हूँ, संभावना जो है वो या तो सितंबर का पहला वीक का मतलब 1 तारीख से 8 तारीख तक, या फिर दूसरा वीक हो जाए, ठीक है, यानी 15 तक चला जाए, 15 से कुछ ऊपर हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो नोटिस में दिया गया था 27 जुलाई के नोटिस में, लेकिन अभी करंटली कोई ऐसा मैसेज उसकी वेबसाइट पर नहीं डाला गया है जिसमें ये क्लियर कर दिया होगा कि AMU का 11th क्लास का किसी भी क्लास का एंट्रेंस एग्जाम किस डेट में होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपकी जो तैयारी बेटा, ठीक है, जो भी तैयारी आप करें, जिस क्लास में भी एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें स्टूडेंट। ठीक है, ये तो पक्का है कि सितंबर के अंत से पहले एग्जाम आपका हो जाएगा और आपका जो छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे उनका एडमिशन सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा AMU के अंदर। इस बात को कंफर्म कर ले स्टूडेंट। ठीक है, और समझ में आ रही है? और अक्टूबर से नया सेशन शुरू हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आप कितना सिलेबस पढ़ चुके हैं, कितना अभी छूटा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो अपने इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और इससे AMU से संबंधित अगर कोई भी जानकारी अगर आएगी, ठीक है, तो मैं उसका आप लोगों को बिल्कुल आपको सूचित करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, और आप सूचना पाने के लिए आपको करना ये होगा स्टूडेंट कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन दबाना होगा, ताकि जैसे भी कोई AMU की ओर से वेबसाइट पर कोई नोटिस आए उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से तभी पहुंचेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और AMU की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, द कॉन्सेप्ट वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। जिन लोगों के पास द कॉन्सेप्ट वाली बुक है वो हमारे साथ इससे मैच करके पढ़ सकते हैं, और नहीं भी है तो लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखिए,
याद रखें कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने की अभी निश्चित डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि सितंबर के पहला सप्ताह या दूसरे सप्ताह में उसमें एग्जाम आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर के लास्ट में समाप्त हो जाएगी, अक्टूबर से नया सेशन शुरू हो जाएगा। ये नोटिस था 27 जुलाई का, जिसमें आपको मैंने बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। और जानकारी अगर अच्छी लगी स्टूडेंट तो अपनी मेहनत कर सके, मैं इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ में एएमयू एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एएमयू की अच्छे से तैयारी करें स्टूडेंट, ठीक है, तो हम उनकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। और आज उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है जो एएमयू में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ पढ़ाई अपनी शुरू कर दें स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के, काफ़ी टाइम मैंने आपको बता दिया, आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ भी गई होगी। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं द कॉन्सेप्टम वाली बुक का 8वां लेसन, ठीक है, यानी 8वीं इकाई साइंस वाले भाग से बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने इसमें 7वीं इकाई को कंप्लीट किया था स्टूडेंट, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं इस बुक के द कॉन्सेप्टम वाली बुक के साइंस वाले भाग से 8वां यूनिट शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो दिस टाइम चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को स्टूडेंट, ठीक है। देखिए पहला सवाल ये स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यूनिट नंबर आपका क्या स्टूडेंट, आपका 8 है, इकाई 8 है और प्रकाश का अपवर्तन लेसन का नाम है, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल देखिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ाएंगे। देखिए क्या है, देखिए इसमें कहा गया बेटा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, यानी इसके अंदर 2 कंडीशन दी है, एक गोलीय दर्पण दिया है और एक क्या दिया है, एक लेंस दिया है, ठीक है। अच्छा, दोनों की फोकस दूरी या क्रम कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बात समझे, देखिए मैं मार्कर दूसरा ले रहा हूँ, ये अभी चलने में कर रहा है, यानी कंडीशन ये है। सवाल ये है आप लोग का, पहला सवाल ये है, देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपके पास गोलीय दर्पण है, ठीक है, एक आपके पास एक लेंस है, ठीक है। दोनों की जो फोकस दूरी है वो -15 है, यानी एफ की जो वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट आप लोगों को कितनी दी, -15 सेंटीमीटर दे रखी है, -15 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक आपके पास गोलीय दर्पण है और एक आपके पास लेंस है, दोनों की ही फोकस दूरियां कितनी है, -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये लेंस कैसे होंगे, लेंस कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा। ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑप्शन में दिया, इसके पहला ऑप्शन है कि दोनों अवतल होंगे, यानी आपका दर्पण और आपका लेंस, ठीक है, दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों उत्तल होंगे, यानी आपका दर्पण भी उत्तल होगा, यानी उत्तल दर्पण होगा और आपका लेंस भी क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ठीक है। अच्छा, चौथा ऑप्शन इसका दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ठीक। बात समझ में आ रही, 4 ऑप्शन आप सुन चुके हैं। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर इसका ए वाला। देखिए आपके देखिए फोकस दूरी की जब बात करते हैं बेटा, फोकस दूरी की जब बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और उसी प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, माइनस की होती है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल दर्पण होगा और लेंस भी आपका बेटा अवतल लेंस होगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी की जब बात आती है तो दर्पणों में चलें या लेंस में चलें, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे, क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे, ठीक है। बात करता हूँ, मेरे आपको समझ में आई होगी, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखी हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बात समझे, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, बात समझ में आ रही है। देखिए मैं पहले इसका डायग्राम बनाकर ही समझा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया है, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास क्या है, एक उत्तल लेंस स्टूडेंट, क्या है, एक उत्तल लेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। हमने मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी इसकी मुख्य अक्ष को ही हमने बना दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रथम फोकस ही है, ठीक है। प्रथम फोकस को हम कैसे लिखते हैं बेटा, एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, एफ से, F1 से, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि कोई वस्तु है उसके प्रथम फोकस से, ठीक है, इसके फोकस से कितनी दूरी पर रखी है, फोकस दूरी के दोगुना। दोगुना का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी ये क्या होगा, इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो इधर को भी 10 ही कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 2F, क्या कहेंगे बेटा, 2F। बात समझ में आ रही है। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये कितनी है, ये भी 10 है। बात समझ में आ रही है। तो ये F है तो ये कितना जगह 2F है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी है, इसके F और 2F के बीच में रखी है। मान लीजिए कोई वस्तु बेटा कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं किरण आरेख खींच करके समझा रहा हूँ, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, किरण आरेख पूछा नहीं जाएगा,
ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ आखिर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो ये बात आपको समझ आई होगी कि इसका ये प्रथम फोकस है और ये फोकस का 2 गुना 2f स्टूडेंट। ठीक है, अब वस्तु जो रखी है f और 2f के बीच में रखी है। इस केस के लिए पूछा है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं लेंस के 2 फोकस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एफ डैश। क्या कहते हैं बेटा, एफ डैश। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए वस्तु ए है और ये मान लीजिए बी है, यानी ए भी कोई वस्तु है, ये ए भाई कोई क्या बेटा वस्तु है जो इसकी मुख्य अक्ष पर रखी कहाँ है, इसका स्थान उसने दिया है एफ और 2f के बीच में। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु को अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है और उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो उससे हमें करना क्या होता है, कम से कम 2 किरणें चलानी होती हैं। 2 किरणें चलानी होती हैं। तो देखिए 2 किरणें हम कैसे चलाएंगे बेटा, देखिए स्टैंड, तो पहली किरण तो चलाएंगे देखिए हम इसकी मुख्य अक्ष के समांतर। मान लीजिए ये कोई आ गई मुख्य अक्ष, ये जो किरण है बेटा ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। बात समझ में आ रही है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है बेटा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो इसके फोकस एफ से होकर गुजरती है, यानी यहाँ से होकर गुजरेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा दूसरी बात क्या है, अब एक किरण तो ये चली, अब दूसरी किरण क्या जो जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ओ से होकर पास हो जाएगी, यानी देखिए यहाँ से ये। बात समझ में आ रही है। अगर आप स्केल से खींचेंगे स्टैंड तो ये बिल्कुल सही आएगा, लेकिन मैं आपको जैसे मुझसे कोशिश हो पा रही है मैं आपको समझा रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं बेटा, यहाँ पर काट रही हैं। बात समझ में आ रही है। तो यही क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लंब डाल दूँ इसके मुख्य अक्ष पर, तो ये क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगर ये ए बी है तो ये जाएगा बेटा आपका ए डैश हो जाएगा और ये जाएगा आपका बेटा बी डैश हो जाएगा। तो इस टाइम देखिए आप देख पा रहे होंगे किरणें क्या हो रही है, ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए वास्तविक के साथ साथ देखें कि इसमें क्या, देखिए बी ऊपर था, यानी ये था इस टाइप से था, अब ये क्या प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा हो गया। बस में प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा हो गया। याद रखना उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए याद रखना, जब वस्तु कहाँ रखी हो, एफ और 2f के बीच में रखी हो। और आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु ये है और ये प्रतिबिंब ये, तो यह आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ यहाँ पे बड़ी है, यानी वस्तु आपकी छोटी है, प्रतिबिंब आपका बड़ा है। तो अब देखिए साइंस के अंदर एक बात और है कि जब प्रतिबिंब बड़ा होता है तो बड़े को शब्दों में आवर्धित लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आवर्धित। देखिए यहाँ पे समझे, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है, आवर्धित आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा इसको। आवर्धित का बेटा मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, कैसा, बड़ा। ठीक है, और कहीं अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है, बात समझ आ रही है, तो उसको कर देते हैं वो हास्यरित। क्या कर देते हैं, वो हास्यरित। इस चीज़ को याद रखना बेटा, इसे कंफ्यूज मत होना। ये छोटे प्रतिबिंब के लिए कभी कभी ऐसा यूज कर देते हैं, इन वर्डों का यूज हो जाता है। तो बड़े प्रतिबिंब के लिए कहते हैं आवर्धित कहते हैं और छोटे के लिए हास्यरित कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए स्टैंड, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए आभासी सीधा, तो आभासी तो बना नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में मिल रही, काट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा आभासी उल्टा, आभासी का तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब किरणें वास्तव में मिल रही, प्रतिबिंब बनेगा इसका, रियल इमेज बनेगी इसकी। अच्छा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक, बिल्कुल पक्की बात है, वास्तविक किरणें हैं, क्योंकि किरणें दोनों मिल रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, ये किरण भी काट रही है और ये भी किरण काट रही है। अच्छा दूसरा ऑप्शन और क्या इसका आ गया, वास्तविक उल्टा, हाँ उल्टा भी है, बिल्कुल पसंद में आ रही है, उल्टा भी प्रतिबिंब है। ठीक है, और तीसरा क्या है, आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा भी है, बात समझ में आ रही है, यानी वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये किरण, ये चीज आपसे पूछी नहीं गई थी एग्जाम में बच्चों। एक किरण आप ये इस टाइप से किरण आ रहे कि आपसे खींचना थोड़ी नहीं, आप लोग आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैंने रियल में आपको दिखाया इस टाइप से आप लोगों को। बात समझ आ रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, आवर्धित, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को, अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी रियल फील समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक है, साफ कर रहे हैं स्टैंड। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये देखिए क्या होता है, पहले बात को समझें। ये आपको पढ़ना होगा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन आपको आता है तो आपको इसको समझने का प्रॉब्लम आएगी नहीं, और नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम देखिए क्या, देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, ऊपर का माध्यम 1 है, इसको मैं माध्यम 1 कह देता हूँ, ठीक है, इसको माध्यम 2 कह देता हूँ, ठीक है, माध्यम, इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको माध्यम में
2 कह देता हूँ। बात समझ में आ रही है? इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ ये, ठीक है स्टैंड। इस पृष्ठ के इस लाइन के ऊपर, ठीक है, माध्यम 1 है, इसके नीचे माध्यम कितना 2 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए स्टैंड कि अगर मैं इसमें लंब डाल दूँ इसी पृष्ठ पर तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और मैं इसको नीचे कर देता हूँ वास्तव में, तो ये क्या आपका अभिलंब है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। कहते हैं बेटा नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऊपर का माध्यम मान लिया मैंने वायु मान लिया, क्या मान लिया बेटा, वायु मान लिया। और नीचे का माध्यम कोई दूसरा जैसा कांच है, जल है, उसको मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम जल मान के चल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए कोई प्रकाशीकरण ये है, मान लीजिए कोई प्रकाशीकरण ये है जो कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है बेटा, कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है, ठीक है, यानी माध्यम 1 से आ रही है। अभी माध्यम 2 में जाएगी, माध्यम 2 में जाएगी, ठीक है। तो अब ये सीधी तो जाएगी नहीं, सीधी क्यों नहीं जाएगी, देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्या, देखिए जब कोई प्रकाशीकरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, क्या होती है बेटा, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर किरण आपकी वायु से आ रही है कांच की ओर को, ठीक है, तो अभिलंब की ओर को झुकेगी, अभिलंब की ओर को झुकेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसको हम बोलेंगे वायु के क्या बोलेंगे, हम विरल माध्यम का बोलेंगे, विरल मतलब इसमें जो पार्टिकल होते हैं बेटा दूर दूर होते हैं। और जल में जो जल की जब बात करते हैं तो कण क्या होते हैं, जल के जो H2O कण जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पास होते हैं। यानी वायु में ऐसा हाथ फैलाएंगे, ठीक है, हम क्या अपने हाथ से कुछ भी टच नहीं हो रहा, लेकिन जब जल में हाथ फैलाएंगे आप इस टाइप से तो आपके हाथ से जल लगेगा। यानी मतलब क्या, तो जल के कण जो होते हैं बहुत पास होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जल क्या है, एक सघन माध्यम है, वायु एक विरल माध्यम है, ठीक है। तो ये क्या है आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सॉरी ये आपका सघन माध्यम हो गया। सघन का मतलब कण जो होंगे, पार्टिकल जो होंगे बहुत पास होंगे। देखिए स्टैंड, तो ये घटना कहलाती है आपका प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाशीकरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से कुछ क्या होती है, विचलित होती है। हालांकि ये सीधी तो इस टाइप से जानी चाहिए थी, बात समझ में आ रही है, लेकिन सीधी नहीं गई क्योंकि अभिलंब की ओर को झुक गई। बात समझ में आ रही है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करता हूँ मेरा तब समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और ध्यान से समझें इस चीज़ को, और ध्यान से समझें थोड़ा। एक एग्जाम्पल में आपको अच्छा वाला आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए स्टैंड कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये ठीक, और ये इधर चली गई, ठीक है। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। वास्तव में यही वही चीज़ है, बिल्कुल आपतित किरण है। ये इधर गुजर गई तो ये क्या बेटा आपकी अपवर्तित किरण है। वास्तव में आ रही है। तो इस किरण को समझो आप, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर फील आ सके, ठीक है। ये मान लीजिए स्टैंड कि ये आपके, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये किरण नाम की लड़की है। इसको वैसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, आपतित किरण। तो किरण की जगह मैं कह रहा हूँ किरण, ये किरण नाम की लड़की है कोई, ठीक है। और ये इसकी माँ का घर है। किसका घर है बेटा, ये माँ का घर। जैसे 2 माध्यम बताओ ना, विरल और सघन, तो माँ का घर, माँ का घर जिसको हम क्या कहते हैं, मायका कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस लड़की मान लीजिए शादी हो गई, शादी होकर कहाँ आएगी, ये ससुराल में आएगी। ये तो बात पक्की है, शादी होकर कहाँ आएगी, ये ससुराल में आएगी, ठीक है। अब ये ससुराल में आएगी बच्चों, ठीक है, यही लड़की ससुराल में आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, नहीं आ रही तो बताइए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि जो लड़की माँ के घर यानी मायके में जैसे रह सकती है, जैसे चल सकती है, क्या ससुराल में भी वैसे चलेगी, नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है। यानी जो अगर लड़की अनमेरिड है और माँ के घर रह रही है तो उसका मन जो जहाँ चाह रहा वहाँ जा रही है, कहीं किसी फ्रेंड से मिल रही है, कहीं कुछ। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी बेटा तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हो सकता है उसके हस्बैंड खतरनाक हो, ठीक है, उसकी सासू खतरनाक हो, सासू माँ। बात समझ में आ रही है। यानी वो वैसा नहीं चल पाएगी जैसा कि वो अपने माँ के घर चल रही थी, ठीक है। और ये क्या है, इसकी ससुराल है। बात समझ में आ रही है स्टैंड। तो यानी कहने का मतलब ये, जैसे लड़की की चाल बदल गई मैं माँ के घर से आकर ससुराल में, तो वही केस यहाँ पर होता है। बात समझ में आ रही है। जब कोई प्रकाशीकरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने माँ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। अब सवाल ये है आप लोगों का, अगर ये बेटा आपकी विरल माध्यम से सघन में आएगी, विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर को झुकेगी। विरल माध्यम से यानी वायु से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर को झुकेगी। आप देख पा रहे होंगे झुके थोड़ी सी, ये क्या, ये अभिलंब है, इधर को झुक रही है। एक बात तो ये हो गई, यानी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर को झुक जाती है, ठीक है। अगर इसी सीन को पलट के देख लें, क्या कर लें हम, पलट के देख लें, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ तो अगर, हाँ चलो ऐसे कर समझा देता हूँ। अगर देखिए, अगर ये विरल से आई है सघन में तो अभिलंब की ओर को झुकेगी। लेकिन अगर ये सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर हटेगी। बात समझ में आ रही है। सा का मतलब संयोग। बात समझ में आ रही है। यानी संयोग करेगी किसके साथ, अभिलंब के साथ। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी, विरल से सघन में आएगी तो क्या होगी, संयोग होगा,
बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये जाएगी सघन से ब्रल में, सघन से ब्रल में कर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वियोग होगा। वियोग क्या, ये भी इस अभिलंब से दूर भागेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आई होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई किरण अगर ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर को झुकेगी, यानी संयोग करेगी, सा फॉर संयोग, ठीक है, बी फॉर वियोग। बात समझ में आ रही है। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन से ब्रल में जाएगी, सघन से ब्रल में जाएगी तो भी अभिलंब से दूर हटेगी। बात समझ में आ रही है। अगर इसी सीन को मैं ऐसे समझा दूं आप लोगों को कि मान लीजिए कोई किरण सघन से जा रही है, कहाँ जा रही है, ब्रल की ओर जा रही है, तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे, आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ तो इसके पास में अभिलंब के, यहाँ अभिलंब से दूर जा रही है, ठीक है, और अभी हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो आपसे यही सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 3 में यही पूछा है कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से ब्रल माध्यम में जा रही है, सघन से ब्रल में जा रही है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, बताइए क्या होगा। तो साफ पता हो रहा है कि अभिलंब से दूर जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से ब्रल माध्यम में जाती है, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये पहला ऑप्शन है, ये तो गलत है, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि किरण जा रही है सघन से ब्रल की ओर। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीधी निकल जाएगी, सीधी नहीं निकलेगी, सीधी तो निकलेगी नहीं किसी भी, क्योंकि अपवर्तन होना है इसका, ठीक है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, हाँ इसका सी ऑप्शन ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा तब क्वेश्चन में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन ने टाइम जरूर लिया, लेकिन इसको मैं ये नहीं बताता बेटा, तो इसके आगे के सवाल जो आएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपको मैं समझा दिया, आपको बर्तन अब आपको बहुत सारे सवाल इस टाइप के आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वाकई वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए लगाते क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए, इसमें 4 पदार्थ हैं। नंबर 1 जल है, ठीक है, नंबर बी कांच है यानी शीशा है, नंबर 3 प्लास्टिक है, और नंबर डी पे आपका है 4 नंबर यानी डी पे आपका दिया मिट्टी। यानी 4 पदार्थ है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इसमें एक आएगी किस पदार्थ का यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रखना, याद रखना। ये जो डी ऑप्शन मिट्टी है बेटा, मिट्टी का यूज हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, चौथे का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिट्टी का यूज हम, ठीक है, टिक करने आएगा, मिट्टी का यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता कितनी है, यानी पी का मान आपको दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। लेंस की क्षमता को लिखते हैं हम, पी से कितनी है आपकी बेटा 4 डायोप्टर, डी फॉर क्या, डायोप्टर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यह लेंस होगा, कैसा होगा, 4 सेमी फोकल दूरी का उत्तल लेंस होगा। देखिए, उत्तल लेंस तो पक्का होगा, बस समझ, लेकिन 4 सेंटीमीटर फोकल दूरी का नहीं होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। आगे बता रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर अवतल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या पॉजिटिव है, धनात्मक है, और क्षमता धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। बस समझ में आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि फोकल दूरी क्या होगी उत्तल लेंस की, ठीक है, उसको अगर समझ लें तो इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 0.25 मीटर फोकल दूरी का अवतल पर तो सोचना ही बेकार है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन देखिए, 0.25 मीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन राइट है। देखिए, मैं सवाल करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सूत्र आप पढ़ते हैं लेंस की क्षमता का, P बराबर स्टैंड आपका 1/, क्या होता है, F मीटर में। ये फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसी फार्मूला देखिए, 1/F का मान हम चौथा वाला लिख रहे हैं, कितना, 0.25, ठीक है, पॉइंट आकर 2 जीरो बढ़ा लो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितना आएगा, 4 आया कि नहीं आया। तो कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा 0.25 मीटर दूरी का उत्तल लेंस, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूँ, लेंस का उत्तल और फोकल दूरी कितनी होगी, 0.25, ठीक है, तभी ये पी का मान 4 आएगा। चलिए साफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है स्टैंड आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 6, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकल दूरी बेटा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता होगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए, एक लेंस की जो फोकल दूरी है बच्चों को कितनी रखी है, आपको 20 सेंटीमीटर रखी है। याद रखना, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बेटा एफ रहा कितना है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है, इसलिए चिन्ह के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्षमता बतानी है तो क्षमता लगा दीजिए फार्मूला, यानी P बराबर क्या होता है, 1/F। देखिए समझो, ये होता है मीटर में। अगर आपको फोकल दूरी सेंटीमीटर में दियो, काय में दियो बेटा, सेंटीमीटर में दियो, तो हम लगाते हैं 100/F, 100/F। बात समझ आ रही है।
अगर फोकस दूरी आपकी मीटर में दी है बच्चों तो आप लगाएंगे 1/f, लेकिन दूरी दी आपको सेंटीमीटर में। क्या में दी बेटा? सेंटीमीटर में। तो 1/f ना लगाकर हम क्या लगाते हैं? डायरेक्टली 100/f लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? P = 100/f। अब देखिए P का मान निकाल लीजिए। 100 तो आपका ये दिया, ये मतलब साल के अकॉर्डिंग है। F का मान कितना? 20। ठीक है, तो कितना जाएगा? 20 पंजे 100 हो जाएगा। यानी आपका जो P आएगा बेटा कितना आएगा? 5 डायोप्टर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? आपका +5 डायोप्टर। तो चिन्ह के साथ दिए इसमें, यानी चिन्ह के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी इसका मैं आपको बता रहा हूँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छठे का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी +5 डायोप्टर होगी। ठीक है, अगर आपको फोकस दूरी मीटर में दी हो तो फार्मूला लगाना 1/f, और सेंटीमीटर में दी हो बेटा तो लगाना 100/f। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, फिर 7वां सवाल में पढ़ रहा हूँ। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभी मैं आपको बता रहा था, अभी तो मैंने आपको बात रिपीट करी थी। ठीक है, मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम है, ठीक है, और नीचे क्या बेटा? आपका सघन माध्यम है। क्या है बेटा? सघन माध्यम है। और ये क्या? विलंब है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये विरल से आ रही है, ये विरल ही माध्यम है दोनों ओर का। ठीक है, ये विरल माध्यम से कोई किरण बेटा ये आ गई। ठीक है, अभी जब ये विरल से आ रही है सघन की ओर तो संयोग होगा, मतलब ये अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन देख लगाते हैं। अविलंब से दूर मुड़ेगी? नहीं। अविलंब से दूर, अविलंब की ओर मुड़ जाती है? हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि कहाँ से? विरल से आ रही है, सघन में आ रही है, संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा। तो क्या होगी? अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी, झुक जाएगी, कुछ भी देखो वो आ सकता है स्टैंड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी बेटा तो क्या होगी? वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 8 की। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है, कांच आती है, देखिए बिल्कुल सवाल मान लीजिए वायु है। क्या ये? वायु है, और ये क्या मान लीजिए सघन क्या है? कांच है। बात समझ में आ रही है? वो तो सघन माध्यम होता ही है, कांच को छू सकते हैं, वायु को नहीं छू सकते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो क्या किरण कहाँ आ रही है? वायु से कांच में आ रही है। ठीक है, तो क्या होगी? अविलंब की ओर झुकेगी, यानी इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। तो इसका ये भी अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका कौन सा ठीक है? 8वें का अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इसका भी ये ऑप्शन ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का भी यही ऑप्शन ठीक है। बस इसमें क्या क्या? वायु कह दिया और क्या कह दिया? कांच कह दिया। वायु से कांच में आ रही है, विरल से सघन की ओर को आ रही है, अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी ये भी अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ऐसा ही होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है बेटा मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। क्योंकि लेंस की क्षमता को हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं बेटा P = लिखते हैं 1/f मीटर में। कहाँ लिखते हैं बेटा? मीटर में। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, एफ तो फोकस दूरी मात्रक क्या आती है? हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। यानी लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स जिसको हम कैसे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। डी मतलब डायोप्टर भी कहते हैं, इसको डायोप्टर भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? आपका मीटर इनवर्स होता है, या फिर जनरली बोलते हम इसको हम डायोप्टर के नाम से भी पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। -1 डायोप्टर वाले, ठीक है, -1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी एक लेंस से इसकी क्षमता कितनी रखी है? -1, यानी क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये 9 था ये वाला सवाल, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 का था, ये 9 था, और ये आपका 10 में आपको बता रहा हूँ। तो 10 में दिया है एक लेंस है, उसकी क्षमता कितनी रखी है बेटा? -1 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, फोकस दूरी की बताना, तो फोकस दूरी के लगा दीजिए फार्मूला। अब देखिए क्षमता काय में? माइनस में है, तो लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। पसंद आ रही है? यानी इसकी फोकस दूरी कितना है? P = कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। अब ये इसको सोल्व करके P का -1 कब आएगा? ये जब आएगा बेटा 1 तो सूत्र में आएगा, F का क्या रखे? -1 रखें। क्या रखें? -1। F का मान कितना रखें? -1। माइनस क्यों? क्योंकि लेंस कैसा होगा? अवतल होगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 कट जाएंगे तो क्या जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी P = कितना है? -1। यानी लेंस की जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी? वो 1 होगी, और वो माइनस के साइन के साथ होगी। माइनस क्यों लगाऊंगे? कि वो लेंस कैसा होगा? आपका अवतल लेंस होगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम यहीं तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम है आज, तो नेक्स्ट वीडियो में से आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।